जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जैसा कि दोस्तों कल अपन ने एक वीडियो पढ़ा था बजट से संबंधित, उसमें दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बजट अब तक पेश हुए हैं अपने देश में, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया और उनको अपन ने याद किया था। और जो भी बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो भी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के कंपटीशन एग्जाम में, उन सबको अपन ने उस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल पे जाके वो वीडियो देख ले, ताकि वो जो बजट से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन उसके वहां से क्लियर हो जाएंगे। आज दोस्तों अपन देखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण बजट 2022-23 जो अभी 1 फरवरी को पेश हुआ है, उसके बारे में देखेंगे कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं इस बजट के अंदर लाई हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें किस प्रकार से पैसों को अनुदान किया है, और कौन कौन से सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है सरकार और कौन से सेक्टर को कम प्रमोट किया गया है अभी जो अपनी केंद्र सरकार है उसके द्वारा। तो आइए दोस्तों इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, और इस जो बजट है, इस बजट के ऊपर अपन एक यहाँ से अच्छी समझ लेके जाएंगे किस प्रकार से अपन जो पीसीएस या स्टेट लेवल के जो एग्जाम है उसमें अपन अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और जो भी यूपीएससी से संबंधित अगर अपने को कोई आंसर लिखना हो आंसर राइटिंग का, तो किस प्रकार उसका अपन एक अच्छा आंसर लिख के तैयार कर सकते हैं और अपना अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो वो सब भी अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो आइए एक बार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि जो बजट है इससे संबंधित कुछ छोटे छोटे बिंदु, 2-4 बिंदु जो आपको स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या है, जो दोस्तों बजट है, बजट से संबंधित जो दोस्तों जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कितना है दोस्तों 112, आर्टिकल नंबर कितना है 112, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। एक चीज दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वो दोस्तों आपने को ध्यान में रखना है कि बजट का उल्लेख किसी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान के किसी भी भाग में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख मिलता है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद नंबर 112 पूछता है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो दोस्तों उनमें से एक ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला ये अपना सही आंसर होगा, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो यहाँ से एक आप आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। जो बजट है 2022-23 दोस्तों, इसको पेश किसने किया, जो हमारे वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। और ये जो दोस्तों बजट था, ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट था, और ये पेपरलेस बजट था। 2021 में एक बार इससे पहले भी निर्मला सीतारमण जी पेपरलेस बजट पेश कर चुकी है। एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आजाद भारत का 92वां बजट है, और पीएम नरेंद्र मोदी के समय का दोस्तों कार्यकाल का ये 10वां बजट है, जो अभी 1 फरवरी को पेश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस जो बजट पेश हुआ है दोस्तों 2022-23 के अंदर, इसमें बजट राशि कितनी रखी गई दोस्तों, 39.45 लाख करोड़ रुपए है वो राशि रखी गई है। और ये जो राशि है दोस्तों, ये पिछली बार से ये राशि कितनी अधिक है, पिछली बार से दोस्तों राशि अधिक है 4.61 लाख करोड़ रुपए। तो यहां से आप दोनों डाटा को याद रखेंगे। वर्तमान बजट की राशि कितनी है, 39.45 लाख करोड़ रुपए, और जो पहले वाला बजट है दोस्तों उससे ये राशि कितनी अधिक है, 4.61 लाख करोड़ रुपए अधिक राशि रखी गई है। अगली चीज देखते हैं दोस्तों, ये बजट है दोस्तों किस चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो वो देखिएगा दोस्तों, ये आजादी के 75 से 100वें साल का जो है, जो दोस्तों आज़ादी का जो 75वां साल अभी वर्तमान में चल रहा है, यहाँ से लेके 2047 तक, मतलब 16 साल 2047 तक हो जाए। 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो 75 से 100वां जो साल है दोस्तों आज़ादी का, इसको दोस्तों जो केंद्र सरकार है इसने अमृतकाल घोषित किया है। और इसी अमृतकाल को ध्यान में रख के दोस्तों जो अभी जो बजट पेश हुआ है 2022-23 का, इसी अमृतकाल को ध्यान में रख के बजट पेश किया गया है। इस बजट में दोस्तों अपन देखेंगे कि ज़्यादातर अभी जो वर्तमान जो स्थितियां हैं इनको ध्यान में न रख के ये बजट लंबे समय के लिए, आगामी वर्षों को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है कि आगामी वर्षों में अपने देश की जीडीपी किस प्रकार से ग्रो करे, किस प्रकार से अपना देश है वो विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए। इसको ध्यान में रख के ये बजट तैयार किया गया है। तो
पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, 75 से 100वें साल को अमृतकाल घोषित किया गया है। और ये जो 75 से 100वें साल को अमृतकाल घोषित किया गया है, ये किस आधार पे अमृतकाल घोषित किया गया है, इसके लिए कुछ 4 बिंदु हैं दोस्तों। तो इन बिंदुओं को आप याद रखिएगा कि सरकार ने इन 4 बिंदुओं के ऊपर प्रायोरिटी दी है, इनको इंपॉर्टेंस दी है कि अमृतकाल बनाने के लिए। तो कौन से बिंदु दोस्तों? इसमें दोस्तों बजट में बताया गया कि पीएम गति शक्ति जो योजना है इनको बढ़ावा दिया जाएगा। सेकंड बिंदु है दोस्तों, उत्पादकता वृद्धि और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और ऊर्जा परिवर्तन काल को बढ़ावा मिलेगा। और क्लाइमेट एक्शन है, जो क्लाइमेट चेंज है दोस्तों, इनको को भी प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ से अपन ने 2 चीज देखी। तीसरी चीज क्या बताई है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि समावेशी विकास को दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा और निवेश का वित्त पोषण किया जाएगा। निवेश को भी दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा, बाहरी निवेश या बाहरी जो विदेशी कंपनियां उनके निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप 4 पॉइंट्स आप ये याद रखिएगा। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस लेवल या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो कि जो अपने जो 75 से जो 100वें साल है जो अमृतकाल घोषित किया गया, इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने 4 बिंदु रखे हैं। वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों? पीएम गति शक्ति, उत्पादकता वृद्धि, निवेश, ऊर्जा परिवर्तन काल और क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवेश का जो वित्त पोषण है उसको जो केंद्र सरकार है उसको बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो बजट पेश हुआ है, जो ये पेपरलेस, दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है, इसमें दोस्तों जो अलग अलग जो सेक्टर है, सरकार किस प्रकार से कौन से सेक्टर में क्या क्या योजनाएं लाएगी, कौन से सेक्टर को सरकार कितना कितना पैसा देगी, वो सब अपन बारी बारी से डिवाइडेशन करके अपन पढ़ेंगे। और जो बजट है इसके ऊपर, पूरे बजट के ऊपर एक अपन संकेंद्रित और छोटा सा कहें अपन शॉर्ट में अपन इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि अपन अगर कोई आंसर राइटिंग करना चाहें तो अपन एक अच्छा आंसर अपना लिख के दे सकें। क्योंकि जो भी बिंदु दोस्तों मैं बताऊंगा उनसे अगर अपन 1-2 इंपॉर्टेंट बातें अगर अपन याद रखते हैं, तो अगर अपने से पूछा जाए कि 2022-23 के बजट के ऊपर 250 शब्द लिखिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, पहले तो अपन बजट के बारे में थोड़ा बता देंगे कि बजट है किससे संबंधित, फिर सरकार का ओपिनियन बता देंगे कि ये बजट पेश करने का सरकार का ओपिनियन, फिर अपन बताएंगे दोस्तों जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के बारे में बारी बारी से अपन डिस्कस कर देंगे कि इस बिंदु में सरकार ने ये रखा है, इसमें ये रखा है, स्पोर्ट्स में ये रखा है, महिला सशक्तिकरण में ये रखा है, उद्योगों में ये रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रखा है, शिक्षा में ये रखा है, और 2-2 बातें उनसे संबंधित अपन बता देंगे, ताकि अपना एक अच्छा आंसर बना सके अपन और जो एग्जामिनर है उसको अपन प्रभावित कर सके। तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन से सेक्टर हैं, उनमें क्या क्या सरकार ने राशि रखी है और क्या क्या महत्वपूर्ण योजनाएं लाएगी सरकार, उनको अपन बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बजट आने से पहले लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, सरकार इनकम टैक्स में जो उसका पे स्केल उसमें कुछ छूट देगी, पे स्केल को कुछ बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स में अब की बार इस बजट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। जो पिछला बजट था, जो पहले जो इनकम टैक्स चला आ रहा था, वो ही पे स्केल रखा गया है और जो कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। जो लास्ट बार था दोस्तों वही के भी रखा गया है इनकम टैक्स के अंदर। तो इनकम टैक्स में दोस्तों नो चेंज किया गया है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख तक की राशि पर दोस्तों इनकम टैक्स में छूट पहले भी थी, अभी भी है। 2.5 लाख से दोस्तों 5 लाख तक जो राशि है उसके ऊपर 5% टैक्स चुकाना होता है। 5 लाख से 10 लाख तक की राशि के ऊपर दोस्तों 20% टैक्स चुकाना होता है। और 10 लाख से जिनकी आय दोस्तों अधिक है, इनकम अधिक है, उनको दोस्तों 30% टैक्स चुकाना होता है। और पहले भी यही चुकाना होता था, अभी भी यही चुकाना होता है। नो चेंज किया गया है इनकम टैक्स में। ये आपको पे स्केल मैंने पुराने पे स्केल बता दिए दोस्तों। अब दोस्तों इनकम टैक्स में दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो कि इसमें दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होगी उसके ऊपर सरकार वो 30% तक टैक्स लेगी। ये एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आप याद रख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस वगैरह है, इनसे जो आमदनी होगी उसके ऊपर सरकार 30% तक टैक्स लेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि दोस्तों बजट में सरकार ने कहीं पे भी जो इनकम टैक्स है अपना, तो बजट में सरकार कहीं पे भी जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है कि इसको लीगल या इलीगल किसी प्रकार से नहीं ठहराया गया, ना इसको लीगल बताया गया ना इसको इलीगल बताया गया। लेकिन दोस्तों
बजट में यह जरूर कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार 30% टैक्स लेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि सरकार इसको लीगल मानती है, तभी तो दोस्तों टैक्स लेगी। अगर इलीगल इसको मानती है तो टैक्स लेने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो चलो दोस्तों, अपन इनकम टैक्स से एक दो बातें याद रख सकते हो क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, और ये पे स्केल आप इसको याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है सरकार का? मेडिकल सेक्टर में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं अपन इसको देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं कोरोना जैसी महामारी से अपना देश अभी पूरी तरह से निजात नहीं पाया है, अभी भी कोरोना का जो कहर है वो जारी है। तो इस मेडिकल के सेक्टर में सरकार ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं। तो वो कौन कौन से प्रयास हैं देखिए दोस्तों। एक जो प्रयास दोस्तों किया है सरकार ने, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करेगी। मतलब सरकार आने वाले समय में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करेगी। और सरकार क्या करेगी दोस्तों, कोरोना में मेंटल हेल्थ अवसर पर फोकस किया जाएगा। जो भी दोस्तों कोरोना से पीड़ित लोग हैं, जैसा कि आप सबको जानते हैं, किसी का परिवार उजड़ गया है, किसी को पैसे की बहुत आर्थिक मंदी आ गई है, किसी के धंधे चौपट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कुछ एक लोगों के जो मेंटली जो पागल टाइप के हो चुके हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या करेगी दोस्तों, मेंटल हेल्थ सेंटर खोलेगी, जिससे क्या है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे देश के अंदर जो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुकी है अपनी आर्थिक स्थिति के खराब होने से, या दोस्तों उनके परिवार में कोई सदस्य गुजर गया उसके जाने से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, उसको सरकार सुधार सके और फिर से उनको एक सही दिशा मिल सके दोस्तों। तो याद रखना, कोरोना में मेंटल हेल्थ अवसर पर फोकस किया गया दोस्तों। और दोस्तों मेडिकल के लिए जो बजट राशि रखी है सरकार ने, ये बजट राशि कितनी रखी है दोस्तों, 86,200 करोड़ रुपए बजट राशि रखी है। और ये जो पहले वाला बजट था दोस्तों, इससे 12,268 करोड़ रुपए राशि अधिक है दोस्तों। और दोस्तों अपन इसमें देख सकते हैं कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र, पीएम पोषण योजना और मिशन वात्सल्य जो ये योजनाएं हैं, इनके विकास को सरकार ने बढ़ावा दिया है दोस्तों। तो मेडिकल से अपन दो तीन चीजें, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करेगी, कोरोना में मेंटल हेल्थ सेंटर है वो बनाएगी, और जो मेंटल रूप से जो मानसिक रूप से लोग पागल हो चुके हैं उनकी मदद करेगी। और जो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र है, वित्त पोषण है और मिशन वात्सल्य जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित करेगी सरकार। अगला देखते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में दोस्तों सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो यहां से दोस्तों अपन याद रख सकते हैं कि 5 साल में 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सरकार ने एक तो ये घोषणा की है कि 5 साल में सरकार 60 लाख नई नौकरियां वो क्रिएट करेगी। और दोस्तों 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम बढ़ेगी। पीएलआई स्कीम बढ़ने से कहीं ना कहीं सरकार को आर्थिक मदद मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। और दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां और जनरेट की जाएंगी। तो ये आप 2-3 बिंदु आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से याद रख सकते हो कि 5 साल में 60 लाख नौकरियां जो क्रिएट करेगी सरकार, और आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नई नौकरियां निकालेगी। और दोस्तों 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम सरकार बढ़ाएगी, जिससे कहीं ना कहीं भारत को आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट के बाद में दोस्तों देखते हैं डिजिटलाइजेशन, जिसको आप डिजिटलीकरण कहते हो। क्योंकि दोस्तों वर्तमान युग ये डिजिटलीकरण का युग चल रहा है, तो इसमें सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया है और काफ़ी इसके अंदर जो स्कीम्स है वो लाई हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे, और पासपोर्ट के अंदर दोस्तों माइक्रोचिप लगाई जाएगी, और माइक्रोचिप की मदद से ट्रैक किया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को पासपोर्ट, अभी जो पासपोर्ट बनेगा नया पासपोर्ट, उसको ई पासपोर्ट बनाया जाएगा और उसके अंदर एक माइक्रो चिप लगाई जाएगी, जिससे कि वो व्यक्ति अगर कहीं गुम हो जाता है तो माइक्रो चिप की वजह से उसको ढूंढा जा सके, आसानी से उसको ट्रैक किया जा सके। इसी आधार पर ये ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे दोस्तों। और अगला देखते हैं दोस्तों, ई चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी की अदला बदली पर जोर दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक कारों को केंद्र सरकार काफी बढ़ावा दे रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है तो ई चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार ने इस बजट में यह घोषणा की है कि चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ वहां पे बैटरी को चेंज करने की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि कोई किसी व्यक्ति को अगर ज्यादा इमरजेंसी है दोस्तों तो तुरंत बैटरी चेंज करके निकल सके, क्योंकि चार्जिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए वहां पे बैटरी अदला बदली की सुविधा भी दी जाएगी चार्जिंग स्टेशनों पर। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑडियो वीडियो गेमिंग पर जोर दिया जाएगा कि ऑडियो और वीडियो के जो भी गेमिंग प्रोग्राम है दोस्तों उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उन पे जोर दिया जाएगा। और दोस्तों क्या है, 5G सेवाओं का
अगले वर्ष तक सरकार लॉन्च कर देगी। जो 5G मोबाइल सेवाएं हैं दोस्तों, इनको अगले वर्ष तक सरकार लॉन्च कर देगी, ये भी इस बजट भाषण में बताया गया है दोस्तों। अगली चीज दोस्तों, डेटा सेंटर अपने देश में ही स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा सेंटरों को भी दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। ये सब चीजें हैं वो सरकार ने बजट में बताई है। डेटा सेंटर का मतलब क्या है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले सुना था मास्टर कार्ड को दोस्तों अपने बैन कर दिया गया था। बैन इसीलिए किया गया था कि मास्टर कार्ड का दोस्तों जो डाटा है जो सेव होता है, वो डाटा दोस्तों इंडोनेशिया या फिर दूसरे देशों में सेव होता था। तो दोस्तों आरबीआई ने ये कहा था कि जो मास्टर कार्ड का डाटा वहां पे ना सेव करके अपने देश के अंदर ही इसका डाटा सेव किया जाए। तो ये बात दोस्तों अभी बजट में भी बताई गई कि डाटा सेंटर अपने देश में ही बनाए जाएंगे ताकि अपने देश का डाटा अपने देश में ही रह सके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला कौन सा सेक्टर है जिसमें सरकार ने योगदान अपने बजट भाषण में महत्वपूर्ण योजनाएं लाई है। अगला सेक्टर दोस्तों फार्मर्स, किसान। तो किसानों को दोस्तों क्या क्या सहायता दी गई है, क्या क्या अनुदान दिए गए हैं, वो अपन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अपन को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि जो भी बजट में जो पेश होगा वो इन्हीं 5 राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। सरकार ने बहुत मजबूती के साथ और कड़ा कदम उठाया है। ये न कि इन 5 राज्यों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया, बल्कि दोस्तों बजट पेश किया गया आगामी आने वाली सालों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है ताकि देश एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े। ना कि दोस्तों यहाँ पे वोटों की राजनीति की गई, यहाँ पे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया इस बजट में दोस्तों। देखिएगा दोस्तों किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लाए हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों डिजिटल सर्विस पर जोर दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कार्बनिक खेती है दोस्तों, कार्बनिक खेती को भी दोस्तों बढ़ावा दिया गया है। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में आएंगे। ये एमएसपी क्या होती है दोस्तों, मिनिमम स्मॉल प्राइस होती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए दोस्तों सीधे किसानों के खाते में आएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मिनिमम स्मॉल प्राइस होती है दोस्तों, इसके तहत किसान जो भी अपनी फसल बेचेंगे उसके पैसे है दोस्तों सीधे किसानों के खाते में आएंगे। अब ये प्राइस क्या होती है दोस्तों, मिनिमम स्मॉल प्राइस क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों ये होती है कि किसान दोस्तों जो भी अपनी फसल है वो बाजार या मंडी में बेचने जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे कई बार तो दोस्तों क्या होता है कि उसकी फसल को बहुत कम भाव में खरीदा जाता है, कई बार ठीक ठाक भाव में खरीद लिया जाता है और कई बार अच्छे उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये एमएसपी के भाव सरकार खुद तय करेगी। खुद तय करने का मतलब ये है कि जैसे सरकार ने दोस्तों गेहूं का भाव रख दिया मिनिमम 2000 रुपये, तो 2000 रुपये अगर कोई किसान अपने गेहूं मंडी में बेचने जाएगा तो 2000 रुपये तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो भाव तो सरकार ने रखा है, उससे कम में वो गेहूं नहीं बेचेगा। अगर ये नहीं रखता तो दोस्तों कई बार किसानों को 1700-1800 में भी अपने गेहूं बेचने पड़ सकते हैं। गेहूं नहीं, आप कोई भी फसल ले लो, मतलब उसको मिनिमम प्राइस भी दोस्तों नहीं मिलती है। तो इसी से बचने के लिए ये एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में आएंगे दोस्तों, इसीलिए योजना लाई गई है। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को दोस्तों मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया बजट भाषण में भी, और जैसे कि पहले भी आपको पता है यूएनओ ने भी दोस्तों 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है 76 देशों के साथ मिलकर। तो बजट में भी दोस्तों 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है ताकि गंगा नदी के किनारे रहने वाले जो भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको कुछ मदद मिल सके और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम बदला जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों के अंदर दोस्तों जो उनको पाठ्यक्रम में जो खेती से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको पाठ्यक्रम में डाली जाएंगी और प्रैक्टिकल उनको बनाया जाएगा। खेती के जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो मतलब जो खेती के जो भी दस्तावेज है दोस्तों, जमाबंदी वगैरह, उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों वो किसानों के लिए इस बजट में रखी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बैंकिंग में कौन कौन सी सेवाएं हैं वो दी है सरकार ने।
तो बैंकिंग में देखते हैं दोस्तों, देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। एक पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। आरबीआई इसी वर्ष डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। आरबीआई ने दोस्तों घोषणा कर दी है कि वो इसी साल डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। डिजिटल मुद्रा का मतलब ये है दोस्तों, जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 इसके नोटों को अपन टच कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मुद्रा को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा, उसको अपन छू नहीं सकते हैं। तो आरबीआई इसी बार डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा जाएगा और पोस्ट ऑफिसों में दोस्तों एटीएम जैसी सुविधाएं भी लाई जाएंगी, ताकि क्या होगी दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के जो भी ग्राहक उनको पैसा निकालने या लेन देन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बैंकिंग से जोड़ने से यह है कि दोस्तों जो उनके जो लेन देन का सिस्टम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। और क्या है दोस्तों, हर राज्यों को 1-1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे कि हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुधार सके। जो भी वो जहां भी वो पैसा खर्च करना चाहे, कोई स्टेट वहां पे पैसा करके खर्च करके उस सेक्टर की स्थिति थोड़ा, तो उस सेक्टर की स्थिति को थोड़ा सुधारा जा सके। इसी पर्पज को लेकर हर राज्य को 1-1 लाख करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार देगी। इससे दोस्तों जो बड़े स्टेट हैं उनमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला 1 लाख करोड़ रुपए से, लेकिन जो छोटे हैं जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट हैं, पूर्वी जो स्टेट हैं दोस्तों, तो इनके ऊपर काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा और काफ़ी हद तक इनको आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनसे ये जल्दी से उभर के एक समृद्ध स्टेट के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी योजनाएं देख ली। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक, आरबीआई इसी वर्ष है वो डिजिटल मुद्रा लाएगा और 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को है दोस्तों बैंकों से जोड़ा गया है। पोस्ट ऑफिसों में एटीएम जैसी सुविधाएं लॉन्च की गई हैं और हर राज्य को 1-1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार अनुदान करेगी। अब देखते हैं दोस्तों अपन रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में बजट में क्या बताया है, तो दोस्तों रेलवे में बताया कि 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएंगी। अब ये नई पीढ़ी की वंदे भारत एक्सप्रेस क्या, जैसे दोस्तों ट्रेन 18 है, ट्रेन 18 टाइप की ट्रेनें हैं, ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो इसी प्रकार की 400 नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी 3 सालों के अंदर, ये टारगेट रखा गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों इसके अंदर क्या है कि हाई फैसिलिटी की सुविधाएं होती है, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती है, इनकी स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि जो आवागमन का समय है दोस्तों उसको भी सीमित किया जा सकता है और जो यात्री हैं उनको उच्च स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि जो रेलवे के अंदर जो विदेशी सैलानी या पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और रेलवे की इनकम भी बढ़ सके और सुविधाएं भी, सभी सुविधाएं हैं वो अच्छी उपलब्ध हो सके। तो इसीलिए है दोस्तों 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर रहा है, करेगा रेलवे, ये बजट में घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों क्या किया गया, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम लाई जाएगी। ये 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम दोस्तों क्या है, जैसे किसी विशेष स्टेशन पे दोस्तों किसी विशेष प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो ये है दोस्तों 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम। इसके तहत दोस्तों होगा क्या कि उस विशेष प्रोडक्ट को सरकार का बढ़ावा देने से उस प्रोडक्ट की वहाँ पे जो लोकल एरिया वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से उसके जो व्यापारी हैं उस प्रोडक्ट के उनको आर्थिक सहायता मिलेगी और वो अपना एक समुचित विकास कर सकेंगे। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। अगला दोस्तों पूंजीगत व्यय। पूंजीगत इसके अंदर कितने रुपए का बजट दिया गया रेलवे को दोस्तों, 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया रेलवे को। और स्टेशनों पर दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर ब्रांडेड उत्पाद ही बिकेंगे। एक ये महत्वपूर्ण ये भी चीज यहाँ पे बताई गई है कि अभी जो दोस्तों रेलवे स्टेशन होते हैं उन पे क्या होता है कि कोई भी आइटम मन में आए वही आइटम बेचा जा रहा है, जिससे क्या है दोस्तों अपने को ना तो उनकी क्वालिटी पता चलता है ना अपने को उनकी प्राइस पता चलती है। लेकिन अब वो क्या होगा कि स्टेशनों पर ब्रांडेड उत्पाद ही बिकेंगे, कि ब्रांडेड उत्पादों की दोस्तों अपने को मिनिमम प्राइस भी पता होती है और वो अपने को सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होते हैं। तो इसी के लिए ब्रांडेड उत्पाद ही अभी स्टेशनों पर बिकेंगे। और जैसे कि दोस्तों पानी की बोतलें 4-5 प्रकार की पानी की बोतलें आती हैं, कुछ एक पानी की बोतलें 5-6 रुपए की आती है, कुछ एक पानी की बोतलें बिस्लरी जैसी बोतल 15-16 रुपए की आती है। लेकिन अभी जो स्टेशनों पे बिस्लरी के नाम पे दोस्तों 5-6 रुपए की बोतल को 20 रुपए में बेच रहे हैं, वो दोस्तों एक अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो उसी जो धांधली को रोकने के लिए दोस्तों स्टेशनों पर ब्रांडेड उत्पाद ही बेचे जाएंगे, चाहे वो किसी प्रकार के पानी से संबंधित हो, खाने के से संबंधित हो या पीने से संबंधित हो। तो ये 4-5 योजनाएं दोस्तों रेलवे सेक्टर में बजट के अंदर बताई गई है दोस्तों। अब आता है दोस्तों अपना डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर सरकार ने क्या क्या योजनाएं बताई हैं तो देखिएगा दोस्तों। डिफेंस सेक्टर में सरकार का पहला मकसद यही है कि
जो डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। आत्मनिर्भरता पर जोर का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी हमारा देश जो भी डिफेंस के रक्षा उपकरण रॉकेट मिसाइल वगैरह दूसरे देशों से खरीदता है, कोशिश ये की जा रही है कि दोस्तों अब इन्हीं जो उपकरण हैं, जो मिसाइल्स हैं, इनका निर्माण अपने ही देश में किया जाए। जैसे भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, भेल है, सेल है, गेल है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये कंपनियां इन्हीं उपकरणों का उत्पादन करें और इन्हीं से है दोस्तों अपना देश है वो उपकरण खरीदे। इसी को बोलेंगे आत्मनिर्भर बनेगा, ताकि दूसरे देशों से ये जो रक्षा उपकरण है ये कम मंगाए जाए, जिससे क्या है कि खुद के देश में से ही अगर ये खरीदेंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो इसी पर जोर दिया गया है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। अब दोस्तों है वो सरकार है वो 68% टारगेट रखा गया, 68% रक्षा उपकरण देश से ही खरीदेगी। भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं इन्हीं से खरीदेगी। और बजट दोस्तों इसमें कितना रखा गया है, रक्षा का जो बजट है दोस्तों रखा गया है 5,25,166 करोड़ रुपए रखा गया है। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, 2-3 बजट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। रक्षा का बजट हुआ, जैसे दोस्तों शिक्षा का बजट हुआ, दोस्तों रक्षा का बजट है, शिक्षा का बजट है, और एक किसानों के लिए जो बजट है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बजट है। एक जो मेडिकल का बजट है ये इंपॉर्टेंट बजट होते हैं। इनको डायरेक्ट इनकी राशि पूछ ली जाती है कि अभी जो वर्तमान में बजट पेश हुआ इसमें रक्षा बजट कितना रखा गया है, शिक्षा बजट कितना रखा गया है, या डिफेंस सेक्टर को कितना बजट रखा गया है, या मेडिकल सेवाओं में कितना बजट रखा गया है। 3-4 बजट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके आप जो आंकड़े हैं उन आंकड़े को जरूर याद रखिएगा। तो बजट राशि दोस्तों रखी गई 5,25,166 करोड़ रुपए। इसमें दोस्तों हथियारों के लिए कितने रुपए, मतलब जो भी अपने उपकरण जो खरीदेगी सरकार, इनके लिए कितने रुपए हैं, इनके लिए 1,52,369 करोड़ रुपए। और दोस्तों 2.33 लाख करोड़ रुपए दोस्तों जो भी कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं, जो भी अपनी सेनाएं हैं, थल जल वायु, जो भी डिफेंस सेक्टर की जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मचारी और अधिकारी, इनके जो वेतन भत्ते पेंशन जैसी जो सुविधाएं हैं उनके लिए ये आंकड़ा रखा गया 2.33 लाख का। और जो हथियार या उपकरण खरीदेंगे उनके लिए आंकड़ा ये रखा गया है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। टोटल जो रक्षा बजट है 5,25,166 करोड़ रुपए है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने अपने बजट में क्या क्या घोषणाएं की है ये देखते हैं दोस्तों। तो एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों ये जो बजट राशि रखी गई है 1,04,277 करोड़ रुपए रखी है दोस्तों। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 1,04,277 करोड़ रुपए रखी है। ये जो दोस्तों पिछली बार से कितना बढ़ाया गया, 17% अधिक बढ़ाया गया है। एजुकेशन सेक्टर में जो राशि है इसको 17% अधिक बढ़ाया गया है। और कितना बढ़ाया गया है, 16,000 करोड़ रुपए दोस्तों इसको बढ़ाया गया है। और दोस्तों क्या क्या योजनाएं हैं इसमें, ई एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। सरकार ने ये घोषणा की है बजट में कि ई एजुकेशन के लिए है वो सरकार वो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी, जिससे क्या है जो स्टूडेंट है उनको ऑनलाइन पढ़ने में आसानी होगी और वो ऑनलाइन घर बैठे आसानी से पढ़ सकेंगे। दूसरा दोस्तों क्या है, 200 ई विद्या चैनल चलाए जाएंगे। एक ये भी दोस्तों ऑनलाइन स्टडी से संबंधित ही है कि 200 ई विद्या चैनल चलाएगी सरकार। एक और अपन याद रख सकते दोस्तों, विदेशी यूनिवर्सिटियों को सरकार अपने कैंपस स्थापित करने में मदद करेगी। जो भी विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं उनको सरकार अगर वो भारत में चाह के अपना कैंपस स्थापित करना चाह रही हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी, आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार से केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी, जिससे कि वो यहाँ आके अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित कैंपस स्थापित कर सके, जिससे कि जो भारत के अंदर जो प्रतिभा वहाँ छात्र छात्रा है वो पढ़ने के लिए विदेश में ना जाए और वो यहाँ पर ही स्टडी करें और फिर यहाँ पे ही वो अपने देश का विकास करें। जैसा कि दोस्तों अभी जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ने के लिए विदेश में चले जाते हैं और फिर वहाँ से ही उनको वहाँ के जो कंपनियां हैं वो उठा के अपने देश में ले जाती हैं और फिर वो सत्य नाडेला सुंदर पिचाई जैसे लोग बन जाते हैं। लेकिन वो है दोस्तों अपने देश के ही, वो विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो ना हो उसके लिए ही क्या है दोस्तों, सरकार ने विदेशी यूनिवर्सिटियों को अपने यहाँ पे स्थापित करने, कैंपस स्थापित करने में केंद्र सरकार मदद करेगी। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने ये 9 सेक्टर देखे प्रमुख, किस सेक्टर में सरकार किस प्रकार से योगदान करना चाह रही है वो सब अपन ने देखा। तो आप एक बार अगर वीडियो दोस्तों ये आपको समझ नहीं आए, याद नहीं हुए, तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो दोस्तों तो आपको हर बिंदु से, हर सेक्टर से, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, 2-2, 3-3 बिंदु आपको याद होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा आंसर अपना लिख सको। ये आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अब कुछ एक पॉइंट दोस्तों और बचते हैं।
जो मैं आपको बोल के बता देता हूं, आप सुन लीजिएगा। अब दोस्तों 9 नंबर तक तो देख लिया अपन ने एजुकेशन सेक्टर। अब अपना 10 नंबर का आता है दोस्तों एक महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने दोस्तों क्या किया है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 2-3 योजनाएं लाई हैं। क्या क्या है दोस्तों, एक तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी की मदद से ऑडियो विजुअल मुद्दे हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। तो ये सक्षम आंगनबाड़ी जो भी केंद्र है उनको ऑडियो विजुअल है दोस्तों, मतलब जिसको आप बोल सकते हो गानों के माध्यम से जो भी मदद कराएगी वो केंद्र सरकार कराएगी दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों में। और दोस्तों क्या है कि सक्षम आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनमें और जो पोषण अभियान चला है 2.0 उनके लिए सरकार है वो दोस्तों 20,263 करोड़ रुपए देगी। तो एक ये है। अगला दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सरकार है वो 25,172 करोड़ रुपए है वो देगी। और दोस्तों रत्नों और कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% तक कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों वो महिला सशक्तिकरण में की गई हैं। तो मैं एक बार दोस्तों लिख देता हूं इन सबको भी आपको, तो देखिएगा दोस्तों अपन इनको भी एक बार अपन लिख के याद कर सकते हैं दोस्तों। कुछ एक पॉइंट है इनको भी अपन लिख लेते हैं और उसके बाद याद करते हैं दोस्तों। उसके बाद अपन ने ये दोस्तों 10 या 15 ऐसे सेक्टर हैं, इनके अंदर बजट का अलग अलग रूप से बजट को बांटा गया है। अपन ने इनको अलग अलग तोड़ के दोस्तों इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बजट को आप अच्छी तरह से समझ सको। अगर अपन इन सबको एक साथ पढ़ेंगे तो अपनी जो समझ है वो थोड़ी विकसित नहीं हो पाएगी, इसलिए अपन को इसको अलग अलग रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 9 नंबर का अपना आता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण आता है दोस्तों। इसमें सरकार ने कौन कौन से मुद्दे हैं और वो लाए हैं, तो दोस्तों सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑडियो विजुअल उपलब्ध कराएगा। ऑडियो विजुअल उपलब्ध कराएगी सरकार। एक तो दोस्तों ये मुद्दा रखा गया है महिला सशक्तिकरण से संबंधित। और सक्षम आंगनबाड़ी और जो पोषण है 2.0 सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 जो अभियान है दोस्तों, सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 अभियान है, उसके तहत सरकार 20,263 करोड़ रुपए 20,263 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी दोस्तों, उपलब्ध कराएगी। और अगला पॉइंट दोस्तों अपन याद रख सकते हैं कि महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों है वो 25,172 करोड़ रुपए महिला व बाल मंत्रालय को सरकार 25,172 करोड़ रुपए देगी। महिला व बाल मंत्रालय को सरकार 25,172 करोड़ रुपए देगी। और दोस्तों सरकार ने अपने बजट में कहा है कि रत्नों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। क्या कहा, और रत्नों पर कस्टम ड्यूटी दोस्तों कितनी कर दी है, घटाकर 5% कर दी। जैसे कि दोस्तों जो भी लोग वो आभूषण वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है दोस्तों। तो ये है दोस्तों महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिंदु। इनको आप एक पॉइंट्स के माध्यम से तीनों बिंदुओं को आप याद रख सकते हो। और दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों अपन कि उद्योगों के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या किया है। तो अगला अपन 10 नंबर देख सकते हैं दोस्तों
कि उद्योग 11 नंबर सॉरी दोस्तों, 10 नंबर अपना ये हो गया, 9 नंबर तक अपन ने देख लिया था, 10 नंबर अपना ये हो गया, 11 नंबर अपन देख सकते हैं कि उद्योग, MSME व उद्योग। ये दोस्तों क्या है, MSME क्या है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो उद्योग है दोस्तों, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो उद्योग है दोस्तों, इनके लिए जो छोटे उद्योग जिसको आप लघु और मध्य जो छोटे उद्योग करते हो वो, और जो बड़े उद्योग है, इनके लिए सरकार ने क्या क्या अपने बजट में जो योगदान दिया है उनको देखते हैं दोस्तों। तो जो छोटे उद्योग है दोस्तों, MSME, इनके लिए दोस्तों सरकार ने हो 5 साल में 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। के लिए सरकार 5 साल में 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और दोस्तों बड़े जो उद्योग हैं दोस्तों, जो बड़े उद्योग हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है, उनको सरकार ने कितना बजट इसमें दिया गया है, इस जो अपना बजट 2022-23 में कितनी राशि दी है, उनको दोस्तों राशि दी है 7.55 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगों के लिए। उद्योगों के लिए सरकार ने दोस्तों राशि दी है 7.55 लाख रुपए, 7.55 लाख रुपए का अनुदान सरकार ने दिया है। तो यहां से दोस्तों अपन ने महिला सशक्तिकरण को समझा, और जो छोटे उद्योग है उनको सरकार ने कितनी राशि दी है, और जो दोस्तों बड़े उद्योग है इनको सरकार ने कितनी राशि दी है, अपन ने ये देखा। अब दोस्तों अपन देखते हैं अपना अगला सेक्टर है दोस्तों स्पोर्ट्स से संबंधित। तो स्पोर्ट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगला सेक्टर स्पोर्ट्स से संबंधित कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या योगदान दिया, अपन उनको देख लेते हैं दोस्तों, कि अपने बजट में दोस्तों स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या बताया गया है उसको अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपना आता है स्पोर्ट्स। तो अब अपन देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। स्पोर्ट्स से संबंधित दोस्तों, एक तो दोस्तों जो अभी जो वर्तमान में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो स्पोर्ट्स के सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दिया है, काफ़ी राशि इसमें दी गई है इस बजट के अंदर। तो अभी सभी आप लोगों को पता है कि ओलंपिक में अपने देश ने 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल था जो नीरज चोपड़ा ने दिलाया, काफ़ी सालों के बाद दिलाया है। और पैरा जो ओलंपिक हुए थे उनमें भी दोस्तों अपने देश ने वो 19 मेडल जीते हैं। तो स्पोर्ट्स को देखते हुए, अपने देश के जो मेडल आए हैं उनको देखते हुए इसने काफ़ी राशि दी है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों वो अपन देखेंगे। इसमें दोस्तों जो राशि दी है वो है 3062 करोड़ 60 लाख रुपए दी है। 3062 करोड़ 60 लाख रुपए राशि है दोस्तों, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दी है। इसके अंदर दोस्तों एक खेलो इंडिया, स्पोर्ट्स के अंदर एक खेलो इंडिया यूथ कार्यक्रम भी होता है। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने वो कितनी राशि दी है दोस्तों, 974 करोड़ रुपए राशि दी है। इसको आप पॉइंट के रूप में याद रख सकते हो। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने कितनी राशि दी है दोस्तों, 974 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये खेलो इंडिया कार्यक्रम दोस्तों होता क्या है? खेलो इंडिया कार्यक्रम दोस्तों वो होता है जैसे कोई भी स्टेट के आप जिले के जो अपने खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम में भाग लेते हैं। वहाँ पे दोस्तों अगर वो अच्छा प्रदर्शन करके अगर वो मेडल्स जीतते हैं तो दोस्तों वहाँ से उनको अपना एक करियर की शुरुआत करने के लिए दोस्तों 8 साल तक सरकार वो 5-5 लाख रुपए देती है। तो 8 साल तक 5-5 लाख रुपए देती है ताकि वो आगे अपने आने वाले भविष्य के लिए अच्छा कोच है वो हायर कर सके, अच्छा कोच कर सके अपने लिए, और भी जो अपनी खेल है वो खेल को अपना विकसित करने के लिए, खेल को बढ़ाने के लिए एक अच्छी कोई बोलते हैं वो
खेल यूनिवर्सिटी वगैरह उसको ज्वाइन कर सकें, अच्छे कोच को खरीद सकें, तो ये इन सब को वो हायर कर सकें। इसीलिए उनको वो 8 साल तक 5-5 लाख रुपए सरकार देती है, और उसी के तहत ये राशि दी गई खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 974 करोड़ रुपए दोस्तों। तो ये दोस्तों देखा अपन ने स्पोर्ट्स। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा सेक्टर, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों जीएसटी और जीडीपी। तो जीएसटी और दोस्तों जो जीडीपी होती है, इस सेक्टर में सरकार ने क्या योगदान दिया है, कितना बजट दिया है, कितनी राशि दी है, कितना कलेक्शन हुआ है, तो वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों जो जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है अभी एक महीने पहले का जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2021 की अपेक्षा दोस्तों जनवरी 2022 में 1,40,000 करोड़ रुपए कलेक्शन बढ़ा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कितना ज्यादा कलेक्शन हुआ है जीएसटी की वजह से, देश को कितना ज्यादा आर्थिक मदद मिल रही है कि एक महीने में दोस्तों 1,40,000 करोड़ रुपए कलेक्शन हो जीएसटी से बढ़ा है दोस्तों। तो एक पॉइंट आप पॉइंट के रूप में याद रख सकते हो दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन दिसंबर की तुलना में जनवरी माह में दोस्तों कितना बढ़ा है, 1,40,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। 1,40,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। तो इस एक पॉइंट को दोस्तों, इस पॉइंट को अपन याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों जीएसटी से संबंधित क्या याद रखेंगे दोस्तों, कि 2022-23 में दोस्तों जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो दोस्तों कितनी अनुमान लगाई गई है। तो 2022-23 में दोस्तों जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान दोस्तों कितना लगाया गया है, याद रखना है इस आंकड़े को दोस्तों, इस डाटा को आपको याद रखना है कि दोस्तों 22-23 के लिए ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया गया है दोस्तों, ये है दोस्तों 8 से 8.5% तक, 8 से 8.5% तक देश की वो जीडीपी रहेगी, ये अनुमान है। और दोस्तों 2021-22 के लिए 22 में जीडीपी की ग्रोथ रेट है दोस्तों, वो कितना रहने का अनुमान है, ये दोस्तों रहने का अनुमान है 9.27% है, ये रहने का अनुमान है। तो इन दोनों ही आंकड़ों को याद रखिएगा, 2022-23 के लिए का भी और 2021-22 का भी आप याद रख सकते हो। और दोस्तों क्या किया गया इसमें दोस्तों आप याद रख सकते हो, एक जो वैक्सीनेशन है अभी, जो वैक्सीनेशन और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को के ऊपर फोकस किया गया है। तो आप एक और पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हो कि जो वैक्सीनेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया है सरकार ने अपने इस बजट में। अगला पॉइंट दोस्तों अपन यहां से देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों 14 नंबर का, और ये देखेंगे दोस्तों अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोस्तों सरकार ने क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं वो अपन देखते हैं दोस्तों यहां से। तो एक तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हो, नेशनल हाईवे को दोस्तों कितना बढ़ाया जाएगा, नेशनल हाईवे को दोस्तों 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों क्या पॉइंट आप याद रख सकते हो यहां से, और आप पॉइंट यहां से आप याद रख सकते हो दोस्तों, जो बजट राशि है इसमें बजट राशि दोस्तों कितनी रखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बजट राशि आप याद रख सकते हो कि 20,000 करोड़ रुपए है वो बजट राशि रखी गई है। 20,000 करोड़ रुपए बजट राशि रखी गई है दोस्तों। और दोस्तों 2025 तक दोस्तों भारत के जो सभी गांव हैं उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, वहां पे ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाएंगे। और दोस्तों क्या याद रख सकते हो, 2025 तक सभी गांवों में
सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाएंगे। तो यहां से दोस्तों अपन इसको याद रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में दोस्तों 3 चीजें हैं। हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर की जाएगी, बजट राशि 20,000 रखी गई है और भारत के सभी गांवों के अंदर 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाएंगे, जिससे दोस्तों क्या होगा कि गांवों का विकास हो सकेगा और वहां पे भी डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और वहां पे भी लोग ऑनलाइन माध्यम से वो आगे बढ़ सकेंगे दोस्तों। अब दोस्तों अपना एक लास्ट आता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। अपना एक लास्ट आता है दोस्तों 15 नंबर का, जिसको अपन कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं कि आवास और मकानों के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है सरकार ने। आवास व मकान, इसके लिए सरकार ने अपने बजट में क्या घोषणा की है वो भी अपन दोस्तों यहां से देख लेते हैं। तो ये कौन कौन से बिंदु है आवास और मकान से संबंधित। एक दोस्तों जो बिंदु है वो है गरीबों के लिए दोस्तों है वो 48,000 करोड़ से 80 लाख घर बनाएगी सरकार। क्या है, याद रखना इसको कि गरीबों के लिए दोस्तों 48,000 करोड़ से 80 लाख मकान बनाएगी। 80 लाख मकान बनाएगी सरकार। एक तो दोस्तों इसके अंदर ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, और दोस्तों इससे आप एक पॉइंट और याद रख सकते हो कि जो शहरी इलाकों में दोस्तों पीएम आवास योजना, जैसे ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं, इसी प्रकार शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। तो आप याद रख सकते हो शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आवास और मकान से 2 पॉइंट अपन याद रख सकते हैं कि 48,000 करोड़ से 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और पीएम आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में भी दोस्तों घर बनाए जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये बजट से संबंधित जो पूरा टॉपिक अपन ने समझा, किस प्रकार से अपन एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं वो अपन ने देखा, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सबको अपन ने यहाँ से याद किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बजट है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका पूरा बजट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई सुधार करना हो तो क्या इसके अंदर सुधार करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।